नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो हमने क्लासेस स्टार्ट किया है 11th एग्रीकल्चर में कृषि भौतिकी विज्ञान एग्रीकल्चरल बॉटनी, उसका एक और टॉपिक लेकर आया हूं। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज बात करेंगे जल एवं खनिज का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में अधिकतर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सारी थ्योरी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है 2019 में। फसल की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी फसल हो तो दोमट मृदा जो सैंडी सॉइल होती है वो उपयुक्त होती है। पानी में रखने पर बीज फूल क्यों जाते हैं? तो देखिए, पानी में रखने पर बीज जो है वो फूल जाते हैं, तो प्रोसेस होती है इम्बाइबिशन यानी अंतः शोषण। तो ये ऑप्शन नंबर ख इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन से जो अजैविक तथा जैविक प्रक्रमों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? ठीक है, तो इसको जीवाणुओं द्वारा अमोनिया की नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया। देखिए, जो बैक्टीरिया है वो अमोनिया को नाइट्राइट फॉर्म में बदलते हैं या नाइट्रेट फॉर्म में बदलते हैं, तो इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, जल अवशोषण को कौन कौन से बाह्य कारक प्रभावित करते हैं? तो मृदा घोल की सांद्रता, प्राप्त मृदा जल, मृदा ताप तथा मृदा का वातन। फिर रसारोहण से संबंध में सर्वमान्य मत कौन सा है? तो डिक्सन और जॉली का मत है ससंजन असंजन बल। और वाष्पोत्सर्जन कर्षण खिंचाव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर फिर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, जीवित कोशिका को अति पराशरयी विलयन में रखने पर क्या होता है? तो उसमें प्लाज्मोलाइसिस होता है यानी जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, तो अंगूरों को नमक के घोल में रखने पर कौन सी क्रिया होती है? देखिए, अंगूर जो है उसको आप नमक वाले पानी में रख देंगे तो अंगूर का क्या होगा? तो उनमें बहि परासरण हो जाएगा, एक जोस्मोसिस होगा, यानी सिकुड़ जाएंगे अंगूर, पूरा श्रिंक कर जाएंगे। तो इसको देखिए ओस्मोसिस, अभी हम आगे पढ़ेंगे एक जोस्मोसिस और एंड ओस्मोसिस दोनों के बारे में। तो यहाँ पे एक जो ओस्मोसिस होता है बहि परासरण। फिर यहाँ पर है, देख लीजिए, साधारण शर्करा के घोल में जीवाणु पनपते हैं परंतु जैम जैली में नहीं, इसका कारण क्या है? देखिए, मतलब जो चीनी होती है, शुगर होता है, उसमें तो मतलब जो बैक्टीरिया है वो पनप जाते हैं, लेकिन जैम जेली में भी क्यों नहीं पनपते? तो उसका कारण ये है कि जैम तथा जेली की सांद्रता अधिक होती है, जिससे जीवाणु कोशिकाएं जो है वो जीव द्रव्य कुंचित हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर परासरण यानी ओस्मोसिस के बारे में देख लीजिए, अभी हम पूरा पढ़ेंगे वैसे तो। जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल जाने लगता है, तो उसको ओस्मोसिस कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको यही समझ में रखना है कि ओस्मोसिस मतलब ये होता है कि जब मतलब अधिक सांद्रता वाले जो हमारा पदार्थ है वो अधिक सांद्रता वाले घोल से निम्न सांद्रता वाले घोल की जाए, इसी को ओस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, इम्बाइबिशन देखिए क्या होता है? अंतः शोषण। तो सजीव एवं मृत कोशिकाओं में होने वाली सामान्य विषण प्रक्रिया मतलब इम्बाइबिशन कहलाती है। इसमें अंतः शोषक तथा माध्यम के अणुओं के मध्य आकर्षण होता है। फिर अंतः परासरण यानी एंड ओस्मोसिस क्या होता है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी बीएससी एजी का एक कोर्स है, उसमें भी आपको पढ़ने को मिलता है ओस्मोसिस के बारे में। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाली सामान्य विषण प्रक्रिया है। यह परासरण दाब भिन्नता के कारण होती है। फिर यहाँ पर बाह्य परासरण यानी एक जोस्मोसिस क्या होता है? तो अति पराशरी विलयन में रखने पर कोशिका से जल बाहर निकालने की क्रिया, उसको एक जोस्मोसिस से अंगूर को नमक में पानी में रखेंगे। ठीक है, देखिए पूरा बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बारे में, जल का अवशोषण। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जल का अवशोषण मूल और हमको पता होगा रूट हेयर जो होते हैं उनसे जल अवशोषित होता है। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया है। ठीक है, इसमें पौधे भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं जैसे आपका श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और क्या, इसमें जो है आपका श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और परासरण जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, उसके दौरान मूल रोम के माध्यम से मिट्टी से जड़ जाइलम तक कोशिका जल ले जाते हैं। जल आपूर्ति एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की सभी गतिविधियों जैसे प्रकाश संश्लेषण जिसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और क्या है, और आपका आंतरिक जल संतुलन आदि को प्रभावित करता है। और क्या है, मूल रोम जेरोफाइट्स में अधिक विकसित होते हैं, आपको ध्यान रखना, और हाइड्रोफाइट्स में कम विकसित होते हैं। देखिए
दो प्रकार का यहाँ पे अवशोषण पाया जाता है। एक है सक्रिय अवशोषण यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा है निष्क्रिय अवशोषण यानी पैसिव एब्जॉर्प्शन। पहले सक्रिय अवशोषण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सक्रिय अवशोषण के बारे में देखते हैं। जड़ों की गतिविधियों के कारण जल अवशोषण, जो हमारे रूट्स हैं उनकी एक्टिविटी के कारण जो हमारा जल एब्सॉर्ब होगा वह उपापचय ऊर्जा और गैस ऑटोमेटिक सक्रिय अवशोषण में खर्च होता है। तो इसी को बोलते हैं सक्रिय अवशोषण। ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूं। यहाँ पर देखिए जल का केवल एक छोटा सा हिस्सा, आपको ध्यान में रखना, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में अवशोषित होता है और बड़ा हिस्सा पैसिव एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर देखिए निष्क्रिय अवशोषण यानी पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन द्वारा दाब के कारण निष्क्रिय अवशोषण को पौधों के वायवीय भागों यानी सूट, पौधों के पत्तियों आदि की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जल का अधिकांश भाग जो है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन से एब्जॉर्ब होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आपका हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में देखिए, अवशोषण का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले दो प्रकार का अवशोषण निष्क्रिय और सक्रिय, उसके बारे में 1912 से 1915 में रेनर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, जल अवशोषण के प्रकारों के बाद जल के सक्रिय अवशोषण की धारणा के बारे में अधिक जानने के लिए दो सिद्धांत पेश किए गए। एक था ओस्मोटिक प्रिंसिपल, ये दो वैज्ञानिक थे एटकिंस और प्रिस्टले, उन्होंने दिया था। दूसरा था नॉन ओस्मोटिक प्रिंसिपल, तो इसको 1951 में बेनेट क्लार्क और थेमन ने दिया था। ठीक है, यहाँ पर दोनों में अंतर लिख लीजिए, देख लीजिए एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन में। तो देखिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, परासरण दाब में अंतर उत्पन्न करने वाले कारक जड़ में पैदा होते हैं। जड़ें अवशोषण क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, और इन क्रियाओं में ऊर्जा आवश्यकता होती है, जबकि मैंने पैसिव में क्या बताया, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर देखिए परासरण दाब में अंतर उत्पन्न करने वाले कारक पौधों के वायवीय भागों में पैदा होते हैं, जबकि वहां पर जड़ में पैदा हो रहे थे। इसमें जड़ें सक्रिय भाग नहीं लेती, जबकि एक्टिव में लेती हैं। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पैसिव में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पैसिव एब्जॉर्प्शन में फिर कम वाष्पोत्सर्जन की अवस्था में होती है, अब पैसिव एब्जॉर्प्शन अधिक वाष्पोत्सर्जन की अवस्था में होता है। फिर विसरण देख लीजिए किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए विसरण दाब यानी क्या होता है, तो विसरण दाब में आपका ये होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पदार्थ के अणु एक में जो पदार्थ के अणु हैं वो दूसरे पदार्थ में विसरित हो जाते हैं, तो इन अणुओं का दाब कम हो जाता है। इसी को विसरण दाब में डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। जहां से विसरण प्रारंभ हो रहा है वहां विसरण दाब अधिक होता है, अन्य स्थानों पर कम होता है। उदाहरण के लिए पानी में तूतिया के रवे डाले जाएं तो वे धीरे धीरे घुलेंगे तथा जल में इधर उधर चारों ओर विस्तृत होंगे, यही डिफ्यूजन प्रेशर है। अधिक सिंचाई से खरबूजे फट क्यों जाते हैं, तो देखिए मतलब खरबूजा जो है अधिक सिंचाई करेंगे फट जाएंगे, क्यों फटेंगे, तो अधिक मात्रा में, यहाँ पर देखिए अधिक मात्रा में सिंचाई से मृदा में जल की मात्रा अधिक हो जाती है। जड़ें अंतःपरासरण, अभी हम आगे पढ़ेंगे अंतःपरासरण क्या होता है, उसके कारण अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं। फल की कोशिकाओं में स्फीत दाब के बढ़ जाने से खरबूजे फट जाते हैं। ठीक है, फिर जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस, देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए रिक्तिकामय पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन, जिसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, उसमें रखने पर कोशिका रस यानी जो सेल सैप होता है वो बहिपरासरण के कारण बाहर आने लगता है। इसके फलस्वरूप जीव द्रव्य सिकुड़ कर कोशिका में एक और एकत्र हो जाते हैं। कोशिका स्लथ जिसको फ्लैसिड बोलते हैं, फ्लैक्सिड स्थिति में आ जाती है। इस क्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। फिर डिफ्यूजन के बारे में देखिए, विसरण के बारे में हम पूरा पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन आपका देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये परिभाषा आप नहीं याद कीजिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कौन सी परिभाषा याद करनी है। यानी द प्रोसेस ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग विथ ईच अदर टू फॉर्म द होमोजीनस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे परिभाषा जो अच्छी है वो ये वाली है। अणु अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते, जिसे विसरण कहते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एन हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब सिंपली यही समझिए कि जो अणु हैं या ठोस के हों, द्रव के हों, गैस के हों, किसी के हों, वो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ रहे हैं, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया की बोतल आप लेंगे, उसको कमरे में रख देंगे खोलकर, तो अमोनिया गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी, इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। अब ओस्मोसिस देखिए क्या होता है इसके बारे में,
तो देखिए ओस्मोसिस भी आप एक प्रकार का इसको डिफ्यूजन बोल सकते हैं, जिसमें दो तंत्रों के बीच एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली की जरूरत होती है। एंड इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बिटवीन टू मैकेनिज्म। ओके, परिभाषा देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली मैंने उस वो भी परिभाषा उसको भी आप याद कर सकते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम या निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर तरल पदार्थ का गमन आपका जो है यहाँ पर आपका ओस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप अंतर कर सकते हैं। काफी सारे मतलब इसमें तो काफी मतभेद है, कई जगह आपको कई तरीके का पढ़ने को मिलता है। कहीं पर लिखा रहता है कि ओस्मोसिस में जो मतलब अणु हैं वो कम सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, कहीं पर लिखा होता है कि निम्न से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सही क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ कि ओस्मोसिस में जो, और जैसे डिफ्यूजन में कम मतलब उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आते हैं, तो ओस्मोसिस में आपको ध्यान रखना है एकदम उसका उल्टा होता है, यानी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आते हैं। ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य चयनात्मक झिल्ली है। ठीक है, वैसे ये जो परिभाषा है ये भी अच्छी है, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक शुद्ध विलायक में परासरण क्षमता का मान 0 होता है। ठीक है, परासरण दो प्रकार के होते हैं। पहला है, इसको आपका एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा ये जो ओ दूसरा वाला लिखा हुआ है इसको आप काट दीजिए। ठीक है, इसको आप काट दीजिए। इसका है अंतः परासरण यानी एंड ओस्मोसिस। देखिए जल का किसी भी परासरणी तंत्र में प्रवेश प्रवेश जो है अंतः परासरण कहलाता है। इसे किशमिश लेंगे, एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए उसको पानी में रखेंगे तो वो फूल जाएगी, वही है आपका अंतः परासरण। दूसरा है आपका बाह्य परासरण यानी एक्ज ओस्मोसिस। तो इसमें जल का किसी भी तंत्र से परासरणीय निकास जो है वो बाह्य परासरण कहलाता है। ठीक है, यानी मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड आपका एक्ज ओस्मोसिस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अ मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल दैट इज कॉल्ड एंड ओस्मोसिस। तो एक जो ओस्मोसिस में फूली हुई किशमिश, किशमिश फूल गई थी, एक दिन आपने पानी में रखा, तो फूली हुई किशमिश को लेकर नमक के पानी में रखेंगे तो सिकुड़ जाएगी, तो इसका मतलब वो उसमें बाह्य परासरण हुआ। फिर अंतर देखिए, तो विसरण जो है ठोस द्रव और गैस तीनों माध्यमों में होता है, परासरण जबकि केवल लिक्विड में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे आप अंतर के माध्यम से देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा आसानी से। देखिए जो विसरण होता है इसमें सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, किसी भी के जो मॉलिक्यूल है वो गति कर सकते हैं, लेकिन परासरण में सिर्फ सॉल्वेंट यानी विलायक के अणु ही गति करते हैं। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती किसी भी एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, जबकि परासरण में एक अर्धपारगम्य झिल्ली चाहिए। ठीक है, नहीं रहेगी तो विसरण हो जाएगा। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, परासरण एक तीव्र प्रक्रिया है। ठीक है, और अंतर देखिए आप लोग, विसरण यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा अंतर क्या है। विसरण में जो अणु है सभी दिशाओं में गति करते हैं, परासरण में सिर्फ एक ही दिशा में करते हैं। विसरण जीवित तंत्र पर निर्भर करता है, लिविंग मैकेनिज्म पर, जबकि ओस्मोसिस जो है ये जीवित तंत्र पर निर्भर नहीं करता। डिफ्यूजन में अणु की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है और इसमें कम से अधिक सांद्रता की ओर होती है। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, इसी में स्टूडेंट्स को और कई जगह यही बता दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसका जो दूसरा है यहाँ पर देखिए मूल दाब यानी रूट प्रेशर के बारे में, तो मूल रोम कोशिकाएं जो आपके रूट हेयर सेल्स होती हैं वो मृदा घोल जो यानी सॉइल सोल्यूशन से जल का अवशोषण विसरण दाब, मतलब इसमें मेनली ये है कि मूल रूट प्रेशर पर आपको एक उदाहरण करना है, एक उदाहरण से समझाना है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि मूल रोम कोशिकाएं मृदा घोल से जल का अवशोषण, हाँ ठीक है, जल का विसरण, ठीक है, दाब न्यूनता के कारण करती हैं। इसके फलस्वरूप वलकुट की कोशिकाएं जल से स्फीत हो जाती हैं। वलकुट की स्फीत कोशिकाएं जल को एक दबाव के साथ जाइलम में ढकेल देती हैं, इसे मूल दाब कहते हैं। यह लगभग 2 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसके फलस्वरूप जल पौधे में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यहाँ पर देख लीजिए फिगर में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फिगर देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर जो मूल दाब का प्रदर्शन किया गया है रूट प्रेशर का, यहाँ पर एक गमला रखा गया है और इसमें कोई पौधा लगाया गया है, ये पौधे का तना है और इसका जो यहाँ पर है इसको मैनोमीटर में लगा देते हैं, यहाँ पर रबर नलिका लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं पूरा प्रयोग में। देखिए जीनिया का ये मेनली पौधा है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जीनिया या बालसम
के तने को गमले की कुछ ऊंचाई तक काट देते हैं और इस काटे भाग का संबंध रबर की सहायता से मैनोमीटर से कर देते हैं। कुछ समय बाद मैनोमीटर के, देखिए मैनोमीटर जो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, उसके पारे का तल नली में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। इसका कारण यह है कि मूल दाब के कारण लगातार पौधे के कटे भाग से जल नली में आता रहता है, जो पारे के तल को ऊपर धकेल देता है। ठीक है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखिए, 1 सेकेंड, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हम आपको पहले ही करा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी जो जल का आपका होता है जल अवशोषण, उसको प्रभावित करने वाले कारक देखें। जैसे हमने देख लिया 2 एक्टिव पैसिव एब्जॉर्प्शन, तो कुछ ऐसे कारक जो उसको प्रभावित करते हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला है अवेलेबल सॉइल वाटर, यानी प्राप्य मृदा जल, जिसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। इसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं, सॉइल वाटर यानी मृदा जल। ठीक है, तीसरा आपका टेम्परेचर ऑफ सॉइल यानी मृदा का ताप। ठीक है, और उसके बाद से है यहाँ पर आपका मतलब यही है, वही दोनों चीज़ें हैं, इसको आपको कंप्लीट पढ़ लेना है। फिर उसी क्वेश्चन में देखिए, चूंकि ये जो है आपका लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, तो जब हम कराएंगे आपको यहाँ पर जब हम आपको रिवीजन कराएंगे, चूंकि अभी आपका सिलेबस थ्योरी कंप्लीट होगा, काफ़ी सारे मतलब एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग का ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे ही जब थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगी तो हम आपको प्रैक्टिस सेट जब लाएंगे, रिवीजन कराएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, तब उसमें हम पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका, आपको ध्यान में रखना है। ये देख लीजिए आप लोग, 1 सेकेंड, ये मैं बता देता हूँ आपको पोषक तत्वों के बारे में। यहाँ पर 1 सेकेंड, थोड़ा मैं इसको जूम कर लूँ। हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे की वृद्धि विकास वगैरह में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। पौधों की राख, जिसको एस बोलते हैं, कि रासायनिक विश्लेषण यानी केमिकल एनालिसिस से पता लगता है कि इसमें विभिन्न तत्व होते हैं। यद्यपि इनकी संख्या भिन्न भिन्न पौधों तथा पौधों के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग होती है, किंतु कुछ तत्व जो हैं वो प्रत्येक पौधे की राख में अवश्य मिलते हैं। ऐसे तत्व आवश्यक तत्व यानी इसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि कुछ अनावश्यक तत्व यानी नॉन इसेंशियल होते हैं। तो इसेंशियल एलिमेंट्स में आपका देखिए क्या क्या हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी CHO, और नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज। तो ये मैं बताता हूँ कैसे आप याद करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स को। तो CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, CaMgS यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और लोहा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद में रखना है। आवश्यक तत्वों में ये आपका क्लोरीन है, सिलिकॉन है, सोडियम है, और धातु के रूप में सभी पौधों में होते हैं। इनमें 13 तत्वों के अतिरिक्त अनेक 40 तत्व लगभग पौधे में पाए जाते हैं। इसमें से कुछ तत्वों की उपस्थिति तो आवश्यक होती है, किंतु उनकी मात्रा कम रहती है। अतः उपयुक्त 13 तत्वों को महापोषक तत्व, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कि बृहद पोषक तत्व बोल सकते हैं, या मैक्रो एलिमेंट्स यानी बृहद पोषक तत्व उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अत्यंत कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों को माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी सूक्ष्म तत्व बोलते हैं। ठीक है, या इसी को ट्रैक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका मैग्नीज है, तांबा है, जिंक है, बोरान है, मोलिब्डेनम है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए मैक्रो एलिमेंट्स में आपके बृहद पोषक तत्वों में आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें आती हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्राइमरी एलिमेंट्स हैं। बेसिक एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, और सेकेंडरी एलिमेंट्स एंड बेनिफिशियल एलिमेंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। इन 9 के अलावा जो भी आपके हैं, वो आपके जो 8 हैं वो आपके हैं माइक्रो एलिमेंट्स। ऐसे आपका जिंक हो, बोरान हो, मैग्नीज हो, मोलिब्डेनम हो, कोई भी। फास्फोरस के कार्य देखिए क्या होता है, तो NAD, NADP और ATP आदि में मिलता है। न्यूक्लिक अम्ल का महत्वपूर्ण भाग बनाता है। ऑक्सीकरण, अपचयन आदि क्रियाओं में ऊर्जा स्थानांतरण में भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण क्रिया निभाता है। सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी, कमी के लक्षण फास्फोरस के। तो क्या कमी के लक्षण होंगे, तो देखिए जो डेड नेक्रोटिक एरियाज बन जाते हैं। ठीक है, अब पादप वृद्धि रुक जाती है, पत्ती नीली हरी तथा पौधे बैंगनी हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, चूँकि बड़ा लेक्चर था तो इसलिए बड़ा हो गया है, ठीक है। अब ये मेरा जो नोट्स है इसके लिए, चूँकि मैंने यहाँ पे आपको एक बुक से भी कंटेंट बताया है, अपने नोट से भी कंटेंट बताया, तो हर चीज़ों से आपको देखिए, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने वाले सारे जो मैटर हैं वो मेरे टेबल पर रखे हुए हैं, ठीक है। सारे मैटर मैं आपको ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मैटर के साथ आपको देता रहूँगा। अब इस PDF के लिए ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आज ही PDF मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में लिख दीजिए, हम उसको आंसर कर देंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय बाय।